अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द बेनिफिशिएंट द मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया कि if talking about the strategic analysis, तो there are two major fronts to do that, right? एक है internal strategy का analysis, जिसमें मैं कहता था कि resource based, आपका resource किधर है, right? आपका value chain analysis क्या कहता है? आप value chain analysis का माने ये है कि where do you stand in terms of supply chain, let's say आपका customer service किधर है, आपका distribution mechanism किधर है, ठीक है, आपकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किधर है। सो दिस इज प्रॉब्ली वैल्यू चेन एनालिसिस के आपके बिजनेस में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी वैल्यू चेन में जहां पे वैल्यू ऐड होती है, राइट। इट नाउ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेलिंग पॉइंट, या मैं यूं कहूं प्रोडक्शन से लेकर एंड कस्टमर सर्विस तक आपकी एक वैल्यू चेन है। सो द क्वेश्चन इज के व्हाट एग्जैक्टली इज द वैल्यू बीइंग एडेड एट एवरी पॉइंट, राइट। सो हमने कहा था कि देयर आर टू बेसिक points to assess. One is internal, right, and one is external. External भी जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि सर there are many tools to assess externally. For example, हमने कहा था पेस्टल का एक टूल है, right? फिर हमने कहा था सर पेस्टल में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंट, लीगल चीज़ों पे देखते मैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट का असेसमेंट कर सकता हूँ। अच्छा, जब मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करता हूँ तो मेरे जहन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हम रिकॉल करें चीज़ों को ताकि हम एट पेस आ जाएं, राइट। जब एक्सटर्नल चीज़ों की बात करता हूँ तो मेरे जहन में आता है व्हाट एग्जैक्टली इज द डिग्री ऑफ ट्रबुलेंस इन द मार्केट, मार्केट में पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में इंटरेस्ट रेट किस तरीके का है, बड़ी मेहरबानी। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में अगर कोई कन्वेंशनल बैंक बाहर का आगे कारोबार करना चाहता है तो मार्केट में सेंटिमेंट किस तरीके का है। सर मार्केट पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग इज नाउ टेकिंग ओवर द बिजनेस फ्रॉम द कन्वेंशनल बैंकिंग। ग्रेजुअली जो पाकिस्तान में कन्वेंशनल बैंक हुआ करते थे वो भी इस्लामिक में कन्वर्ट हो रहे हैं, लाइक ऑफ फैसल बैंक, राइट। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन टर्म्स ऑफ कस्टमर, इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट इतना हेल्दी नहीं है फॉर दिस बिजनेस मॉडल, राइट। फिर मैं क्या डिस्कस कर सकता हूँ कि यार मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देख रहा हूँ तो मैं देख लूँ कि यार क्या अवाम, मैं एक ऐसी कंपनी खोलना चाह रहा हूँ जिसका बेसिक बिजनेस मॉडल ब्लॉकचेन पे है। सर पाकिस्तान में तो पेपैल नहीं चलता, पाकिस्तान में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आने में टाइम है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना जहाँ पे वो इन्वायरमेंट, वो इकोसिस्टम अवेलेबल नहीं है, एक क्वेश्चन मार्क है। सो दिस बेसिकली इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिर पेस्टल के बाद मैंने आपसे एक और तस्करा किया था, अगर आपको याद हो, वो था सर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। इस पे हमने कहा था कि सर एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का अगर चार्ट बनाते हैं तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन होती है प्रोडक्ट की, यहाँ पे ग्रोथ होती है, यहाँ पे मैच्योरिटी होती है, यहाँ डिक्लाइन होता है। और हमने कहा था कौन कौन से फेज पे कितना कितना पैसा डालना है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए है। और इसी से मुत्तसिल हमने एक और बात की थी, बड़ी डिटेल में की थी, जो कि थी BCG मैट्रिक्स, राइट। जिसमें हमने बात की थी कि अच्छा सर एक पोर्टफोलियो है आपके पास प्रोडक्ट का जिसको आपने असेस करना है। हमने एक और फैंसी सा वर्ड यूज किया था SKU, कुछ आपके स्ट्रैटेजिक यूनिट्स हैं, कुछ आपके बिजनेस यूनिट्स हैं, राइट, कुछ आपकी बिजनेस लाइंस हैं, यू कैन से कुछ आपकी प्रोडक्ट लाइंस हैं जिसको आपने असेस करना है। और उस असेसमेंट में हमने आपको एग्जांपल दी थी मेरे दोस्तों एप्पल कंपनी की कि आप कौन सी प्रोडक्ट को किस क्वाड्रेंट में डाल सकते हैं, याद होगा ना सर। क्या दो चीजें देखता था मैं, देखता था रिलेटिव मार्केट शेयर कितनी है, मेरा मार्केट शेयर कितनी है, मार्केट बजाते खुद कितना ग्रो कर रही है, राइट। तो हमने बड़ी डिटेल में BCG मैट्रिक्स पे चर्चा की थी। और बाद BCG मैट्रिक्स हमने जो बात की थी वो थी एक क्वेश्चन किया था हमने, ICAP का क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने फ्रेश फार्म्स के एक क्वेश्चन था, फिशिंग कंपनी का एक क्वेश्चन था, बड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें हमने दो काम करने थे। एक हमने स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करना था, दूसरा हमने स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशन देनी थी, राइट हो गया। So this is what we covered in the previous section, in the previous class, right। अब मैं चाहता हूँ कि एक कदम और आगे बढ़े और उसी स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में एक और टूल है हमारे पास जिसमें हम कह रहे होते हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस। आपको ये सब आपने पढ़ा हुआ है, मैं क्विक एक रिकैप दूंगा आपको पोर्टर्स 5 फोर्सेस का और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे।
तला साहब मैं आपको ऑनलाइन देख रहा हूँ, आप मेरे साथ हैं, नहीं तो फिर मैं अपने पेस को एडजस्ट करूँ उस हिसाब से। मुझे मैसेज पे बताइएगा प्लीज। अच्छा सर, पोर्टर्स 5 फोर्सेस में ये सब हमें पढ़ा हुआ है कि कुछ टूल्स होते हैं जिसके तहत मैं अगेन एक्सटर्नल मार्केट को असेस कर सकता हूं, राइट। उन टूल्स में एक इंपॉर्टेंट टूल है सर के पोर्टर्स के 5 फोर्सेस के बारे में हम क्या कहते थे, हम कहते थे यार कोई नया एंट्रेंट आएगा, उसका एक थ्रेट है। दूसरा हम कहते थे कि सर कंपटीशन कैसा है उसका, उससे मैं असेस करूंगा आया ये इंडस्ट्री बजाते खुद इतनी लुक्रेटिव है कि इसमें जाया जाए या ना जाया जाए, राइट। तो मैं आपके लिए लिख के देता हूं तला साहब, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट हमारे पास एक चीज होती थी। फिर हम कहते थे सर नहीं, फिर हम कहते थे सर राइवलरी कितनी है, कंपटीशन कितना है। फिर हम कहते थे सर सब्स्टिट्यूट्स का थ्रेट कितना है। हम कहते थे सर बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स की कितनी है। हम कहते थे सर कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कितनी है। एग्जाम्पल लें सर, एप्पल कंपनी की दोबारा एग्जाम्पल देता हूं। एप्पल का कंपटीशन सर तगड़ा है, वेरी हाई, दिस फोर्स दिस थ्रेट, ये मसला बहुत हाई है। क्यों सर, सैमसंग जो है ना वो एक एप्पल का ऐसा कॉम्पिटिटर है जो उसको हर फ्रंट पे compete कर रहा है। अगर लैपटॉप की बात करें तो सैमसंग के लैपटॉप बेहतर है, अगर मोबाइल की बात करें एप्पल सैमसंग नेक और नेक है, राइट। एंड्रॉइड है और एप्पल की अपनी iOS है। सो द राइवलरी अमंग्स दीज फेलोज आर वेरी वेरी हाई, राइट। मैं क्या करता हूँ, पोर्टर्स का मकसद क्या है, मैं मकसद ये है कि मैं कंपेटिटिव एनवायरनमेंट को असेस करूं और उसकी असेसमेंट के बाद आपको एक कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी बना के दे दूं, राइट। मैं देख लूं इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं जो कि कंपटीशन को डिराइव कर रही है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, बात गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों। मेरा मकसद इस टूल से इन 5 चीजों को बताना नहीं है। मेरा मकसद यह है कि मैं असेस कर लूं कि इंडस्ट्री में कंपटीशन कौन कौन सी फोर्सेस ड्राइव कर रही हैं और मुझे क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी या काउंटर स्ट्रैटेजी देनी है उस कंपटीशन के अगेंस्ट, राइट। हो गया। अब फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे मैंने असेस कर लिया कि हाँ बहुत हाई कॉम्पिटिटिव राइवलरी है, लेकिन उसका मिटिगेटिंग एक्शन क्या है सर कि मेरी कुछ प्रोडक्ट्स पेटेंटेड है, मेरा 10 साल तक पेटेंट चलेगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। रॉश कैंसर की दवाई बनाता है, उसको कोई परेशानी नहीं है पाकिस्तान में क्योंकि उसका पेटेंटेड प्रोडक्ट है। वो कहता है यार मैं 10 साल तक 20 साल तक पेटेंट एंजॉय करूंगा, पाइपलाइन में मेरी दूसरी प्रोडक्ट बन रही है लेट्स से नेफ्रोलॉजी की, मुझे परेशानी नहीं है, राइट। सो that's the counter strategy against the competitive force. I am in the market, Apple is in the market which is highly advanced, highly innovative, highly technical. So the two things, पहली competitive forces क्या है, competition derive किससे हो रहा है, दूसरी आपकी strategy क्या है, राइट। हो गया सर। थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट, अगेन मैंने कुछ प्रोडक्ट में, कुछ डिवाइसेस में, कुछ सॉफ्टवेयर्स में कॉपीराइट लिया हुआ है, राइट। मेरे ट्रेडमार्क्स हैं, चूंकि मैं ये ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट ओन करता हूं तो इन टेक्नोलॉजीज में आसान नहीं है नया एंट्रेंट का आना। अच्छा, दूसरी बात सर, बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव हो गया है, नए एंट्रेंट का मार्केट में एंटर होना इतना आसान नहीं है। तीसरी बात सर, जो आपकी इंटीग्रेशन है, जो आपकी सप्लाई लाइन है, जो आपकी सप्लाई चेन है, वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, नए एंट्रेंट का मार्केट में आना आसान नहीं है। गवर्नमेंट चाहती भी है तो के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली इसलिए नहीं खत्म कर पाती क्योंकि के इलेक्ट्रिक पूरे कराची के डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म को समझता है, जानता है और ओन करता है, राइट। तो कैपिटल इंटेंसिव बी, the modus operandi or the operations are of such a nature that it's not easy for any new entrant to come in and mint money the very next day, right? So when I say threats of new entrant, एक बैंक पाकिस्तान में इसलिए काम करना इतना आसान नहीं है कि
फॉर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन $10 मिलियन की मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। आप में से मेरे वो दोस्त जो ऑडिट करते हैं MCR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये सब चीजें देखते हैं, राइट? सो द पॉइंट इज व्हेन यू टॉक अबाउट द थ्रेट ऑफ अ न्यू एंट्रेंट, यू सी कि यार कितना कैपिटल इंटेंसिव है, एक्सपर्टीज कितनी रिक्वायरमेंट है। क्या न्यू एंट्रेंट का लर्निंग कर्व उतना होगा जितना मेरा है? नहीं। क्या न्यू एंट्रेंट एक शॉर्ट ड्यूरेशन में लर्निंग कर्व को उतना बना सकता है जितना मेरा है? नहीं। तो फिर थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट लो है। हमारे केस में मैं कहूंगा इसी एग्जांपल की जिसकी आपसे बात कर रहा हूं, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इज वेरी लो। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, सर एक कस्टमर सर अगर आपका फॉर एग्जांपल क्योंकि कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है, सैमसंग का कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है, तो आई कैन इजीली स्विच टू सैमसंग। क्या मुझे कोई I don't have to pay any cost while switching to a new brand, right? So जब मैं bargaining power of customer की बात करता हूँ, the very thing which comes into my mind is मैं कितने आसानी से switch कर सकता हूँ किसी दूसरे brand के लिए, right? अगर एप्पल की एग्जांपल दो, एप्पल की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं जो हूँ वो एप्पल का कस्टमर बन जाता हूँ या मैं जो हूँ एप्पल का कस्टमर नहीं बनता। लेकिन अगर कलेक्टिवली एक आज के दौर में ट्रेंड बनता है फॉर एग्जाम्पल एंड कस्टमर को बहुत आसानी है, द कस्टमर कैन स्विच टू एनी अदर ब्रांड। सो इसलिए मैं कहता हूँ बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, दो इंडिविजुअल कस्टमर इतने माने नहीं रखता, फिर भी मैं कहता हूँ हाई है। क्यों? क्योंकि मैं दूसरे ब्रांड पे बड़े आसानी से बगैर किसी कॉस्ट अप्लाई करे स्विच कर सकता हूँ। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर की बात करते हैं। सर जितना मेरा बड़ा बिजनेस है, मेरे सप्लायर की बार्गेनिंग पावर, अगर तो सप्लायर को बहुत सोफिस्टिकेटेड चिप्स सप्लाई करता है जो कोई और नहीं कर सकता, तो उसकी बार्गेनिंग पावर हाई है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा जनरलाइज नेचर का प्रोडक्ट है जो हर कोई सप्लाई कर सकता है, तो उसकी बार्गेनिंग पावर इतनी नहीं है गिवन द क्वांटम ऑफ बिजनेस एप्पल वुड बी ऑफरिंग, राइट? सब्स्टिट्यूट क्या होता है सर? सब्स्टिट्यूट ये होता है कि कोई मुतबादिल प्रोडक्ट मैं यूज कर सकता हूँ। हाँ यूज कर सकता हूँ। आईफोन की जगह लैंडलाइन यूज कर लो। नहीं सर, लैंडलाइन यूज करने का जमाना गया। सर आईफोन के कैमरे की जगह डिजिटल कैमरा यूज कर लो। नहीं सर, जमाना गया। सो सर थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इस केस में आई फील लो। व्हाई? बिकॉज द पीपल हैव नाउ मूव्ड फ्रॉम दो सब्स्टिट्यूट, और आज के दिन इस चीज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। रिमेंबर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब ये नहीं होता कि एप्पल के मोबाइल से सैमसंग के मोबाइल में शिफ्ट हो जाए ना, वो कंपटीशन में कवर होता है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट उस जैसा मुतबादिल प्रोडक्ट कोई और हो तो मैं उस पर मूव कर जाऊं। तो मेरी गुफ्तगू के बार्गेनिंग पावर सप्लायर मेरे ख्याल से लो, बार्गेनिंग पावर कस्टमर हाई एंड सब्स्टिट्यूट इज लो, राइट? this is how you assess external market, external competition, and after assessing external competition you tend to make or formulate your competitive strategy to deliver into the market. So this is the Porter's 5 forces. हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था पोर्टर्स जेनरिक मॉडल से, जो हमने कहा था पिछली क्लास में, एक कॉस्ट लेड स्ट्रैटेजीज होती हैं, एक नीश स्ट्रैटेजीज होती है, और एक डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी होती है, फोकस स्ट्रैटेजी होती है, राइट? सो और उसके बाद पोर्टर्स की ये 5 फोर्सेस विच इज़ वेरी क्रिटिकल। एग्जाम में आपसे गालिब, मुझे अटेम्प्ट याद नहीं है, लेकिन एक सवाल इसने आपसे पूछा है जिसमें उसने आपसे एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पूछा है और 10 मार्क्स का पोर्टर्स 5 फोर्सेस पूछा है। हम भी एक सवाल करेंगे, लेकिन आई वांट कि हम पहले एक और सवाल करें एग्जाम का और फिर हम इसके ऊपर मूव करेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिसंबर 2018 यानी कि विंटर 2018 के क्वेश्चन नंबर 1 से। विंटर 2018 के क्वेश्चन नंबर 1 करने से बेहतर है मैं आपसे एक क्वेश्चन पहले और हम कर लें, उसके बाद हम मूव करेंगे। आई वांट अस टू डू विंटर 2017 का क्वेश्चन नंबर 1। नाउ दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। यहाँ पे इट्स मोर ऑफ अ, यहाँ नंबर्स इतने नहीं है, बट हमने सीखना इस क्वेश्चन में ये है कि हाउ टू राइट द आंसर। प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की अगर आप रिक्वायरमेंट देखेंगे तो उससे वो आपसे पूछता है कि सर आप मार्केट इन्वायरमेंट को असेस कर दें 10 मार्क्स, यानी कि एक्सटर्नल मार्केट को असेस कर दें
10 मार्क्स, एक्सटर्नल मार्केट को असेस कर दें 10 मार्क्स। फिर वो आपसे दूसरा सवाल पूछता है कि कंपनी की रीसेंट परफॉर्मेंस को बता दें 9 मार्क्स। अब यहाँ स्टूडेंट फंस जाता है, जब वो पार्ट ए करता है ना 10 मार्क्स का, तो वो सारी, वो जब पार्ट बी स्टार्ट करता है बोलते हैं हर चीज तो मैंने पार्ट ए में लिख दी, पार्ट बी में क्या लिखूं। तो आइए अपने कोशिश करते हैं इस नौयत के सवाल को पहले सॉल्व करें, फिर आगे बढ़ेंगे। सो दिसंबर 2017 क्वेश्चन नंबर 1, SGC कंस्ट्रक्शन। 5 से 10 मिनट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर आगे मैं स्टार्ट करता हूं आपके साथ। मेरे वो दोस्त जो ऑनलाइन बाद में लेक्चर सुनेंगे, आपकी नॉलेज के लिए हमने दिसंबर 2018 का क्वेश्चन नंबर 2 पिछली क्लास में किया था। आज हम करने जा रहे हैं दिसंबर 2017 का क्वेश्चन नंबर 1। SGC कंस्ट्रक्शंस। चलें जी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। हम विंटर 2017 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अगेन चूंकि इट्स जस्ट अ स्टार्ट, सो आई रीड द क्वेश्चन, आई ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म विद यू गाइस अब तक आपका जहन बन जाए, और फिर इंशाल्लाह अगले 3, 4, 5 सवालों के बाद आई जस्ट प्लग एंड प्ले। तो हमारी वही अप्रोच, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट ए मेरे दोस्त, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसर्न्ड अबाउट मेंटेनिंग द कंपनीज कॉम्पिटिटिवनेस। इसका मतलब कंपनी कहीं गड़बड़ कर रही है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ नहीं आ रही है उसकी। एंड हैज रिक्वेस्टेड एन असेसमेंट ऑफ द मार्केट एनवायरनमेंट, माना के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट असेस कर दो, अलॉन्ग विद एन इवैल्यूएशन ऑफ की रिस्क दैट द कंपनी करंटली फेसेस। 10 मार्क्स का सवाल है, 5 मार्केट एनवायरनमेंट की असेसमेंट, 5 की रिस्क प्रॉब्ली। ओके, एनवायरनमेंट बता दो, की रिस्क बता दो, ठीक है। B, in addition to the environmental analysis, directors have requested a review of the main features of the company's recent performance. अच्छा, performance भी बताओ उसकी, to help them understand where improvement needs to be made, particular strengths to be developed. Performance बताओ, improvement area बताओ। जब इसने performance बोला है तो मेरे जहन में है कि कहीं ना कहीं इसने P&L, बैलेंस शीट कुछ ना कुछ दिया होगा। अच्छा, तीसरा, various strategic growths have been identified for the company. For the option identified, explain the potential for the company's growth and make a recommendation. अच्छा, कुछ इसने growth के options दिए, अभी हमने डिस्कस नहीं किया ये, लेकिन कुछ growth के options दिए हैं, कह रहा है बता दो इनको असेस करके कि कौन सा ऑप्शन इस कंपनी के लिए अच्छा है। अच्छा, let's skip, हमने पार्ट ए और पार्ट बी पे फोकस करना है फिलहाल। These are pure theory part and I want to focus on that. ओके, हमारी अप्रोच, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, फिर अपेंडिक्स। आए अपेंडिक्स को एक नजर देख लेते हैं। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ओके, P&L दिया हुआ है 2017 2016, ओके, बैलेंस शीट दी हुई है 2016 2017, ओके, कैश फ्लोज दिए हुए हैं 2017 2016, सॉरी 2017 के कैश फ्लोज दिए हुए हैं। अच्छा, कैश फ्लो को देख के सर मुझे नजर आ रहा है कि इस साल तो नुकसान हुआ है। ओके, अपेंडिक्स 2 क्या है? स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस बता रहा है एसजीसी के लिए। कोई मोहसिन चौधरी का बेटा है, उसने कोई रिपोर्ट दी, उसके कुछ आपको एक्सट्रैक्ट्स बता रहा है अपेंडिक्स 2 में। अच्छा, अपेंडिक्स 3 क्या है? सर कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं, 4 कॉम्पिटिटर हैं, उनके बारे में कुछ गुफ्तगू करिए, पीडीवाई, आरटीपी, आईजेडसी, एपीवी। ओके, कॉम्पिटिटर के बारे में जानना मुझे ज़रूरी है क्योंकि मुझे पहला पार्ट करना है जिसमें मुझे एक्सटर्नल कंपटीशन, कॉम्पिटिटिवनेस की बात करनी है, मार्केट एनवायरनमेंट की बात करनी है, की रिस्क की बात करनी है। आए सवाल पढ़ते हैं जल्दी से। SGC Construction is a private engineering and construction company based in Lahore. It is a well-regarded business with a recognized brand in the construction market and a reputation for high-quality work with its key government clients. Okay. The company's stated aim is to be the solutions provider of choice in engineering and construction in Pakistan. Okay. And its growth over the years has been largely due to the effort of its founder and CEO Mohsin Chaudhary. Okay. Mohsin Chaudhary is also the company chairman and owns 50% of the company's equity. His daughter owns 10% of the equity, and his son, who owns 5%, is an ambitious, recently qualified engineer. The remainder of the equity is in the hands of private equity company, which invested in the company 2 years ago, encouraged by its historic strong cash generation and perceived growth prospects. तो सर 65% इक्विटी तो घर पे ही बैठी हुई है और 35% इक्विटी एक प्राइवेट फर्म के पास है। ओके, तो इट्स अ फैमिली रन बिजनेस। ठीक है। SGC currently operates with a small board, कोई मसला नहीं, प्राइवेट कंपनी है, with the CEO and other executive director, the CFO,
Mariam Sayyed. Okay, a representative from the private equity company and a long-standing friend of Mohsin act as the two non-executive director. Another friend of Mohsin is the senior partner in the company's firm of external auditor who also perform internal audit function. ये कुछ CCG की तरफ गुफ्तगू को ले जा रहा है कि यार ये एक्सटर्नल ऑडिट भी करते हैं, इंटरनल ऑडिट भी करते हैं, इंडिपेंडेंस ये आज मेरा मौजू नहीं है. आगे बढ़ते हैं. ओरिजिनली मैं चौथे पैराग्राफ में हूँ दोस्तों. Originally, SGC worked on small and medium-sized private sector projects, including residential buildings. But several years ago, the board took a strategic decision to change its focus to larger projects. Now there has been a change in strategy. Okay, SGC now specializes as the lead contractor on the major infrastructure project, which it wins through a tendering process, working with a range of subcontractors on the building of infrastructure, including roads and bridges using standardized designs. The board still believed that this was an appropriate strategy to pursue, despite Pakistan government taking measures recently to stimulate the local real estate industry with various incentives that have benefited those of SGC's competitors who have continued to engage in in-house construction. कूल हो गया रहा है कि मैंने अपना स्ट्रैटेजिक शिफ्ट किया, मैं की गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स में आया, छोटे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट से बाहर निकला. गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज करना शुरू किया छोटे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को, इससे वजह से मेरे कॉम्पिटिटर को फायदा हो गया. ये एक मार्केट एनवायरनमेंट की असेसमेंट है दोस्तों. ठीक है. The company has a pool of highly trained and experienced staff who contribute to SGC's ability to deliver on large, unique and complex projects. The board believes that its projects tendering, complex, enormous level of resource planning and management systems are among the best in the industry and have helped it to do well in a very competitive market. अच्छा, ये इसके ख्याल है कि इसके internal जो processes हैं, SOPs हैं, वो तगड़े हैं, जो कि क्या है इसकी strength है. About 2/3 of its annual revenue, 66% of annual revenue, comes from government client. SGC is now one of the dominant companies in the market for the government contract, most of which are long term and have a duration between 3 to 5 years. इसका मतलब मेरे दोस्तों अजीजों, कैश साइकिल मेरी बहुत बड़ी है भाईजान. 3 से 5 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन है, now depending on the payment terms, but मेरी कैश साइकिल बहुत बड़ी है. मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीशन 3 से 5 साल का है, तो मेरी कैश साइकिल भी बहुत बड़ी होगी. राइट. After several years of strong revenue and profit growth, SGC's business has been adversely affected by the economic slowdown. Okay, माजी में रेवेन्यू प्रॉफिट्स थे, अब स्लोडाउन की वजह से मेरा बिजनेस खराब हो गया है. Now this is the point on performance part B, right? The board decided to reduce the latest annual dividend payment, but consider it a top priority to restore dividend payments to previous levels as soon as possible. Some action has already been taken to investigate where operating costs could be controlled, but the board acknowledges that more needs to be done. बोर्ड के ख्याल में इन वजह से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 2017 में बुरी थी. A number of projects were completed in early 2017 and these have not been replaced with a new business. Okay, मेरा नया business नहीं आ रहा. Repeat मतलब I cannot, मेरी फिक्स कॉस्ट है लेकिन मेरी टॉप लाइन नहीं बढ़ रही, मेरी टॉप लाइन ग्रो नहीं कर रही, रिपीट नहीं हो रहे मेरे कस्टमर्स, रिपीट बिजनेस नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मुझे नुकसान है. The government postponed the start of several new infrastructure projects जिसके लिए मैंने टेंडर करना था. There has been a delay in completing 2 major projects during 2017 and as a result there has been significant overspending on them. Okay, SGC is lost on some projects to competitor and it also had to accept lower margins on certain contract in order to retain the client. Competition बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मुझे प्राइसिंग कम करनी पड़ रही है, मार्जिन स्क्वीज करने पड़ रहे हैं. दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन मेरी प्रॉफिटेबिलिटी माजी के मुकाबले में कम हो गई है. Major competitors have appeared to perform much better during the previous 2 to 3 years, both because their operations are more diverse in the domestic market, ठीक है, and because some of them have construction projects in other countries, उनकी overseas presence भी है और domestic residential client भी है. However, Mohsin Chaudhary believes that the current problem are short-term in nature. He expects a 20% recovery in the revenue in next financial year, and he has said that it is prepared to increase SGC's prices if he has to. Pakistan government is expected to invest in the new infrastructure project to stimulate the construction sector, and Mohsin Chaudhary is confident that SGC should be able to win more contracts. There are numerous infrastructure development projects being proposed, including a large number of flyover, underpasses, highways, tunnel, dam, roads, and industrial project. However, the CFO has cautioned against over optimism. हम मुंशियों का, हम अकाउंटेंट्स का तो काम ही है, हम लोगों को रिस्क बताते हैं, कॉशन करते हैं. तो मरियम सैयद जो कि CFO थी, उसने भी यही किया और उसका ख्याल है कि रिटर्न टू प्रॉफिटेबिलिटी माइट टेक मच लॉन्गर.
ओके कुछ की फिगर देख लेते हैं सर। 7.5 बिलियन का लॉस हुआ है इस साल। पिछले साल 6.3 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था। पूरी काया ही पलट गई है। ठीक है जी। इक्विटी में मेरा घाटा हुआ होगा, डेफिनेटली घाटा हुआ है। सही है। कैश फ्लोज मैंने देख लेता हूँ सर। कैश फ्लोज जो मेरे इस साल है वो नेगेटिव कैश फ्लोज थे, तो दैट्स फाइन। Now, Appendix 2 strategic options for SGC। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम में ये नहीं पढ़ता क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट सी फिलहाल अटेम्प्ट नहीं करना। अपेंडिक्स 3 इज कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर में सर PDY लिमिटेड। PDY लिमिटेड क्या है सर? एक कॉम्पिटिटर है जो कि कंस्ट्रक्शन सर्विसेज देती है हाउसिंग और शॉपिंग सेंटर्स में और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व है। PDY has recently indicated that as a part of its expansion strategy and following a phase of rigorous cost control, it plans to increase its participation in the government infrastructure project। मेरे डोमेन में भी PDY पेनिट्रेट करने लगी है and hopes to erode SGC's market position with planned increase in the competitive tender bids। RTP Limited, the company specializes in the construction of warehouses and apartment building both in Pakistan and overseas। मेरे ख्याल से इसकी niche थोड़ी different है, मेरी niche थोड़ी different है। IZC Limited specializes in engineering solutions, skyscrapers and dams around the world। IGC has seen its revenue growing during 2017। APB Limited, the company builds sports center, educational institutions and shopping centers in Pakistan। अब मेरे दोस्त, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे बताएं कि तीन काम हमने करने हैं सर। हमने कंपनी की कॉम्पिटिटिवनेस असेस करनी है, कंपनी की मार्केट एनवायरनमेंट असेस करना है, की रिस्क बताने हैं एंड कंपनी की रीसेंट परफॉर्मेंस के बारे में बताना है। राइट, आए थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, फिर मैं आपके साथ कोशिश करके ड्राफ्ट भी कर दूंगा कुछ पॉइंटर्स। मैं चाहता हूं कि हम पहले कुछ ब्रेनस्टॉर्म कर लें। सबसे पहले हमने मार्केट एनवायरनमेंट असेस करना है मेरे दोस्तों। ये सवाल करने का मकसद ये है कि देयर आर सर्टेन ओवरलैपिंग यू कैन से रिक्वायरमेंट्स, तो आपको एग्जाम में दिस इज सम टाइम कंफ्यूजिंग। मार्केट एनवायरनमेंट असेस किया, की रिस्क बताने, ये है आपका लगभग 5, आप कह लें 4 से 5 मार्क्स का, ये कह लें आप 5 से 6 मार्क्स का होगा। एंड आपको यहाँ पे क्या करना है? परफॉर्मेंस बतानी है। परफॉर्मेंस प्लस इंप्रूवमेंट एरियाज, ये आपका है शायद गालिबन 9 मार्क्स का। मेरे दोस्त थोड़ा सा मुझे हेल्प करें निसार साहब, इन तीनों चीजों को बाइफरकेट करके पॉइंटर्स लिखने के लिए। पहले स्टार्ट करते हैं दोस्त मार्केट एनवायरनमेंट से। मार्केट एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आप यू कैन थिंक। मार्केट एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को असेस करना है। मार्केट एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटर को डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट लेट्स बिल्ड अ फ्लो, राइट, लेट्स बिल्ड अ फ्लो, तो फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। पहली बात तो ये है कि लेट्स स्टार्ट विद मार्केट कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर को क्या डिस्कस करेंगे सर? ओके, तला साहब कह रहे हैं कॉम्पिटिटर को डिस्कस कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर को कैसे डिस्कस करेंगे? प्रॉब्ली इसमें हम कुछ बातें लिख देंगे। आपने कॉम्पिटिटर को देख लिया, यहाँ पे मैं आपके लिए ड्राफ्ट कर देता हूँ, राइट। आप यहाँ लिख सकते हैं सर, द कॉम्पिटिटर्स एज डिस्क्राइब्ड in appendix are more diverse in nature। मैं ज्यादातर 66% रेवेन्यू मेरा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से आता है। कॉन्ट्रैक्टर 2-3 जगहों पे है। more diverse in nature, right? many of them depicting a growing trend। क्वेश्चन में लिखा है ना कि ग्रो कर रहे हैं, जरा अपेंडिक्स पढ़ें, इन 2017। ओके, तो ये बात हो गई कॉम्पिटिटर की। सर इसके अलावा कॉम्पिटिटर में मैं कुछ और लिख सकता हूं।
आज मुझे कैसा कंपटीशन फेस होता है? आज मुझे कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस नहीं होता। कॉम्पिटिटर में एक तो मैंने बता दिया कि भाई मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो डाइवर्सिफाइड है। दूसरी बात, मैं किधर हूँ, मुझे कैसा कंपटीशन फेस हो रहा है। ओके, डिग्री ऑफ कंपटीशन कितना है? सर मुझे आज तो इतना ज़्यादा कंपटीशन फेस नहीं होता है, राइट? व्हाई? बिकॉज देयर आर, सिंस आपके लिए ड्राफ्ट कर रहा हूँ, सिंस देयर आर फ्यू प्लेयर्स टारगेटिंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको अच्छे से भी आप लिख सकते हैं अंग्रेजी, hence the SGC is subject to low competition। लेकिन मेरे दोस्तों सवाल में गिवन है, however PDT गालिबन नाम है ना, PDT strategy of PDT to focus on government contracts may harm SGC या may threaten SGC's position, threaten SGC competitive position। सर और हम इसमें what else can I write on market environment? मार्केट एनवायरनमेंट में इसके अलावा क्या लिख सकता हूँ सर? सबसे बड़ी बात सर गवर्नमेंट पॉलिसी पे लिख सकता हूं मैं। क्या मार्केट एनवायरनमेंट को याद करो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिकल, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना सर, गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर इफ द गवर्नमेंट टेंड्स टू, अगर गवर्नमेंट अंडर स्पेंडिंग कर देती है, गवर्नमेंट के डेफिसिट्स चल रहे हैं, राइट? सो मेरे बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट होगा, राइट? SGC business model is correlated to government spending, planned budget allocation और इकोनॉमिक डाउनटर्न्स या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कुछ भी लिख सकते हो। इसके अलावा सर एनीथिंग एल्स जो क्वेश्चन में दी हुई है जिसकी वजह से आई कैन से समथिंग, कोई क्वेश्चन में कोई और कोई बात दी हुई हो? एक चीज तो दी हुई है सर, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया है आपके पास क्वेश्चन में दी हुई है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से यू आर सफरिंग। एनीथिंग एल्स जो क्वेश्चन में गिवन है? एनीथिंग एल्स मेरे दोस्तों? नहीं सर, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं गिवन। अगर खास नहीं गिवन सर तो 3 पॉइंट्स हो गए, अब यहां मैं फंस गया हूं, राइट? आई एटलीस्ट नीड टू रिप्रोड्यूस 5 पॉइंटर्स टू सीक द मार्क्स इन दिस। अब नाउ लेट्स ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म, राइट? यहां पे जो है असल गेम है, राइट? द वेरी रीजन ऑफ डूइंग द क्वेश्चन इज के एट टाइम्स इन क्वेश्चन लाइक दिस आपके पास you have very less information, you do not have enough information to fill these 3 खाने। now that's the challenge, right? अब आ जाओ, अब थोड़ा सा, अब वो जो मैंने पहली क्लास में शायद कहा को दूर का सोचते हैं, राइट? अच्छा, इसके बिजनेस मॉडल में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से डायरेक्ट कोरिलेशन है, मैंने लिख दिया। मैंने ये लिख दिया कि मुझ पे कैसे कंपटीशन का इम्पैक्ट है, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी क्या है, मैं लिख चुका। और मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में? हाँ, एक चीज़ और लिख सकता हूँ। अगर मैं इसका P&L देखूं तो फाइनेंस की जो है ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तुम देखो
2.8 बिलियन की फाइनेंस की कॉस्ट है मेरे दोस्तों, एक खतीर रकम है फाइनेंस कॉस्ट। यानी कि इसका बिजनेस जो है, इंटरेस्ट रेट जो कि एक एक्सटर्नल फैक्टर है, इकोनॉमिक एक्सटर्नल फैक्टर है, उसके बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो एक्सटर्नल मार्केट असेसमेंट कर रहा हूँ, एक्सटर्नल मैं रिपीट कर रहा हूँ वर्ड, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना कि इंटरेस्ट रेट जो है वो प्रॉबेबली तंग करेगा। सर यहां लिख देते हैं ना, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द बिहेवियर ऑफ इंटरेस्ट रेट। एनी इंक्रीज, राइटिंग के लिए माजरत, इन इंटरेस्ट रेट would dent, ये would further dent तो हुई है भाई, profitability of SGC। तला मेरे भाई एक पॉइंट इसी की कनेक्शन में दे दो, इसी के कनेक्शन में एक पॉइंट दे दो, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। पीएनएल देख लो, 2.8 बिलियन माजी में 2016 में भी था, 2.8 बिलियन 2017 में भी है। अच्छा सर डेट बोरिंग्स तो देखो कितनी है, $74 बिलियन के बैंक लोन से अब 55 बिलियन के हो गए, 56 बिलियन के हो गए। तो देयर इज अ स्टीप रिडक्शन, रफली 56 बिलियन, 74 बिलियन, रफली मैं 18 बिलियन से मेरा डेट प्रोफाइल कम हो गया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट में कोई कमी नहीं आई है, राइट। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। क्यों बढ़े होंगे? दो वजह हो सकती है सर। देखो हमारे एग्जाम के की क्या है पास करने की, कि हम जुमलों को सब्सटैंशिएट करते हैं जिस हद तक मुमकिन हो सके। ये एक अच्छा जुमला था, मैंने दूर से सोचा और मुझे पता चला, मैंने इसका पीएनएल देखा, मैंने एक एक्सटर्नल रिस्क को हाईलाइट, एक्सटर्नल मार्केट के फैक्टर को हाईलाइट किया, लेकिन आई हैव मोर इंफॉर्मेशन टू कन्विंस द एग्जामिनर कि मुझे पता है। कैसे? मैंने कहा, मैं लिख नहीं रहा, आपके लिए सिर्फ ये लिख देता हूं, डेट जो है वो कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट का कॉस्ट सेम है, ठीक है। तो क्या वजह है सर? दो वजह हो सकती है, एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, दूसरा सर मेरा क्रेडिट रिस्क बढ़ गया। इंटरेस्ट रेट तो उतना ही है, मेरा डिफॉल्ट का रिस्क बढ़ गया, तो जो जिसने मुझे पैसा दिया था उसने ज्यादा इंटरेस्ट डिमांड करना मुझसे शुरू कर दिया, बिकॉज मेरी कंपेटिटिवनेस जैसे आप देख रहे हैं वो खराब हो रही है। तो मेरा क्रेडिट रिस्क बढ़ गया, या तो रेट बढ़ गया या मेरा क्रेडिट रिस्क बढ़ गया, जिसकी वजह से मुझे महंगा मिलता है पैसा। सर 4 चीजें हो गई, अगेन 5 मार्क्स का मिनिमम सवाल है ये। आई नीड वन मोर थिंग, इकोनॉमिक डाउनटर्न पे बात कर ली, इकोनॉमिक डाउनटर्न पे बात कर ली। सब मार्केट इन्वायरमेंट में एक चीज एक्सटर्नली जो इम्पैक्ट कर सकती है ना इस कंपनी को, वो इन्फ्लेशन भी है। अगर तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और आपको क्वेश्चन में भी गिवन है कि यार मुझे एट टाइम्स मार्जिन स्क्वीज करने पड़ते हैं, लोग बिडिंग करनी पड़ती है टेंडर जीतने के लिए, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है, दैट्स नॉट अ गुड साइन। तो इस बिजनेस के मार्केट इन्वायरमेंट में एक चीज जो मुझे इम्पैक्ट करेगी वो क्या है? इन्फ्लेशन भी है। मैं लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ पे लिखे देता हूँ। तो सर इस तरीके से एग्जाम में ये चैलेंज होता है आपको इस नौयत के क्वेश्चन में। बज़ाहिर ये क्वेश्चन आसान लग रहा था, बट व्हेन यू स्टार्ट ड्राफ्टिंग यू फील कि यू आर लेस, यू डोंट हैव मच कंटेंट टू डिलीवर। आ जाइए इधर, की रिस्क। सर क्या की रिस्क हो सकते हैं? पार्ट ए का दूसरा सवाल था ना, इवैल्यूएशन ऑफ की रिस्क द कंपनी करंटली फेसेस। व्हाट कुड बी द की रिस्क मेरे दोस्तों?
हाँ जी सर, सबसे बड़ा रिस्क इस बिजनेस मॉडल में क्या है? लॉन्ग टर्म नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एनवायरनमेंट नहीं, एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल है, राइट? लॉन्ग टर्म नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सबसे बड़ा की रिस्क। आइए मैं आपके लिए ड्राफ्ट करके दे दूं, मैं इसको मिटा रहा हूं। सर लॉन्ग टर्म नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या लिख दूं? सर लॉन्ग टर्म नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ की रिस्क फॉर द कंपनी। नहीं सर, आई नीड टू ड्राफ्ट इट। सो प्रॉब्ली व्हाट आई कैन से कि यार दी ऑपरेटिंग साइकिल, एक होती है कैश कन्वर्जन साइकिल, एक होती है ऑपरेटिंग साइकिल, राइट? तो बिजनेस का जो मॉडल है उसमें ऑपरेटिंग साइकिल इज टू लॉन्ग, राइट? व्हाई? बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, आई मीन आई कैन राइट हियर कि भाई the time lag involved in bidding of the contract, bidding of contract, execution and receipts is too long. There is a risk of cost overruns, मेजर रिस्क तो कॉस्ट ओवररन का है इसकी वजह से, राइट? बस इतना लिख दूं? नहीं दोस्त, क्वेश्चन में गिवन है कि 2017 में मेरे कॉस्ट ओवररन्स हुए भी हैं। क्वेश्चन में पढ़ता हूं आपके लिए। There has been delay in completing 2 major projects. As a result, there has been significant overspending on them, right? So I just also need to link with the question, right? हमें बताना है कि the time lag involved in bidding of contract, execution and receipts is too long. There is a risk of cost overrun. Which has also occurred in case of in 2017 for SGC, impacting profitability and cash flows. ठीक है मेरे दोस्तों? ओके और क्या रिस्क है? सर मेरा रिस्क ये है कि 66% पैसा गवर्नमेंट से देते हैं, मेरा कस्टमर बेस ब्रॉड नहीं है, राइट? ये मैं ड्राफ्ट नहीं करता, सिर्फ आपके लिए यहां लिख देता हूं। कस्टमर बेस ब्रॉड नहीं है, डाइवर्सिफाइड नहीं है, 66% गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल रेवेन्यू है। फिर अगेन आप लिखोगे कि सर रिपीट बिजनेस नहीं आया या न्यू बिजनेस नहीं आ रहा, जो कि क्वेश्चन में भी आपको गिवन है। व्हाट आर द अदर रिस्क मेरे दोस्तों? सर क्वेश्चन में देखते हैं और क्या रिस्क है। कैश फ्लो पे अगर देखो तुम, कितना आपने पैसा दिया इंटरेस्ट की मद में? सर 12 अरब रुपए आपने दिया रीपेमेंट ऑफ लोन की मद में, 2.7 बिलियन आपने दिया फाइनेंस कॉस्ट की मद में, रफली 15 मिलियन क्या आपने 15-16 बिलियन की आपने इन्वेस्ट कैश आउटफ्लो किया है। अगर आप कोई फाइनेंसिंग की पेमेंट मिस कर दें तो देयर इज अ रिस्क दैट यू विल डिफॉल्ट एंड द बैंक माइट डिमांड रीपेमेंट ऑफ ऑल द लोन्स, राइट? और द बैंक में डिमांड मोर कोलेटरल, और द बैंक में डाउनग्रेड योर क्रेडिट रेटिंग, और द बैंक में ब्ला ब्ला ब्ला, राइट?
सो दैट्स द रिस्क, एक बहुत बड़ा रिस्क है. आई मीन आई एम कैरिंग अ ह्यूज रिस्क, राइट? लेट्स ड्राफ्ट. In 2017, the company paid 16 billion in lieu of financing. In case of क्या कहेंगे इसको, मिस डिले, बल्कि अच्छा लफ्ज डिफॉल्ट है. The company may face serious problems कौन कौन से प्रॉब्लम सर? डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग फाइनेंस, पैसा नहीं मिलेगा, जो कि ऑब्टेनिंग फाइनेंस जुमले को नेकेड नहीं छोड़ते, विच इज की टू बिजनेस. भाईजान पैसा तो चाहिए. फिर क्या मसला होगा? दूसरा, डाउनग्रेड हो जाऊंगा मैं, कोलेटरल मांगेगा, कैपिटल रीपेमेंट को डिमांड करेगा. सर जी मसले हैं ना. ओके, और कोई रिस्क? और कोई रिस्क? सर और कोई रिस्क? रिस्क कमाने हैं इंटरनली क्या मसले हो सकते हैं? सर मैंने बता दिया कि बिजनेस के जो नेचर है उसमें रिस्क है, कस्टमर बेस मेरा ब्रॉड नहीं है, इंटरेस्ट की वजह से मेरा एक रिस्क है. और क्या हो सकता है? 2 पॉइंट्स मिल जाए मुझे और 5 मार्क्स का सवाल है. हाँ सर, एक रिस्क ये हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इटसेल्फ हाई रिस्क है, तो आपके पास डिजायर्ड कॉम्पिटेंसी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होनी चाहिए है ताकि आपकी सप्लाई चेन सॉलिड होनी चाहिए. इस रिस्क को लिखते वक्त ये भी लिखूंगा कि हाँ क्वेश्चन में बताया है, बट ये अगेन एक रिस्क है. क्वेश्चन में लिखा है ना मेरे दोस्तों, अगर तुम क्वेश्चन को दोबारा एक दफ़ा पढ़ो तो मोहसिन चौधरी बिलीव्स, या इसमें लिखा है कि मैं अपने सिस्टम और प्रोसेसेस पे बड़ा भरोसा करता हूँ, राइट? एक और रिस्क ये है कि मैं टेंडर लूज कर जाऊँ. क्यों टेंडर लूज कर जाऊँ? मेरी प्राइसिंग सही नहीं होगी, तो रिस्क है. तो आई नीड टू मिटिगेट दिस रिस्क, राइट? सो आई नीड टू हैव I need to make sure कि मेरी प्राइसिंग जो है वो तगड़ी हो, अप्रोप्रिएट हो, अदरवाइज आई लूज बिजनेस, राइट? सर यहाँ लिख रहा हूँ, सप्लाई चेन सॉलिड होनी चाहिए. एनी मिसेस इन द एग्जीक्यूशन माइट डैमेज द रेपुटेशन, क्योंकि एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, राइट? एनी मिस इन एग्जीक्यूशन could डैमेज या कुछ क्रिएट रेपुटेशनल रिस्क या कुछ डैमेज रेपुटेशन, राइट? प्राइसिंग अप्रोप्रिएट होनी. प्राइसिंग अगर अप्रोप्रिएट ना हो, की रिस्क है. क्यों की रिस्क है? आई लूज टेंडर बिजनेस. साहिब, this is how you do the drafting when it comes on this. आए पार्ट बी पे आ जाएं सर. पार्ट बी क्या था मैं आपके लिए पढ़े देता हूं. पार्ट बी था, इन एडिशन टू एनवायरमेंटल एनालिसिस, डायरेक्टर्स हैव रिक्वेस्टेड द रिव्यू ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द कंपनीज रीसेंट परफॉर्मेंस टू हेल्प देम अंडरस्टैंड वेयर इंप्रूवमेंट नीड्स टू बी मेड और पर्टिकुलर स्ट्रेंथ्स टू बी डेवलप्ड. 9 मार्क्स का सवाल है, राइट? अब अगेन चैलेंज ये किया मैंने, इतनी सारी बातें यहाँ लिख दी, यहाँ क्या लिखूंगा, राइट? 2 मिनट ब्रेनस्टॉर्म करें, मैं पानी पीऊँ और फिर हम करते हैं स्टार्ट. यार पानी पिला दें प्लीज. तला साहब, अगर आप ब्रेनस्टॉर्म करें कि अब यहाँ पे व्हाट कैन आई डू फॉर 9 मार्क्स.
अच्छा एक बात, जरूरी नहीं है जब मैं किस कंपनी की परफॉर्मेंस असेस कर रहा हूँ सिर्फ बुरे पॉइंट्स बताऊंगा. देयर आर सम अच्छे एस्पेक्ट्स व्हिच आई नीड्स टू हाईलाइट एज वेल. ये हम यूजुअली नेचुरली गलती कर रहे होते हैं, जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी गोश गुजार करूँ. यूजुअली व्हाट वी डू इज वी से कि यार ये मसला. देयर आर सम अच्छे पॉइंट, राइट? We need to highlight that as well. So let's start with अच्छे point first. Let's think of दोस्तों, let's think what could be the अच्छा point which I probably can highlight to this. जी भाई, कंपनी ने ग्रो किया है, कंपनी के पास ट्रेंड स्टाफ है. ग्रो तो मेरे दोस्त अगर ईयर ऑन ईयर देखूं तो नहीं किया, लेकिन यू आर राइट, कंपनी के पास ट्रेंड स्टाफ है, राइट? कंपनी ने चेंज मैनेज किया है, राइट? इट हैज नाउ मूव्ड फ्रॉम स्मॉल साइज जो वो प्रोजेक्ट उठाता था, उसके बाद लार्ज पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स को उसने उठाया है, राइट? सो आई थिंक यहाँ पे पहला पॉइंट कुड बी, लेट अस डू दी सर, मैंने चेंज मैनेज किया है. ट्रेंड स्टाफ है. अच्छा, और क्या बताऊंगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में और इम्प्रूवमेंट पॉइंट में? सर, जब भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात होती है एक नज़र पीएनएल पे लगा लेते हैं. अच्छा सर, पीएनएल पे लगा देते हैं, तो पीएनएल पे देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है. सर, पीएनएल में अगर आप देखें 227 अरब से 159 अरब पे गया हूँ. रफली 30% मेरा प्रॉफिट कम हो गया है, और 49 बिलियन से 20 ग्रॉस प्रॉफिट 49 बिलियन से 24 बिलियन हो गया है. रफली आधा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया है, राइट? तो नाउ दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू टॉक कि यार मेरा कॉस्ट कंट्रोल्स नहीं है, फॉर एग्जांपल, जिसकी वजह से आई एम मेरा इशू बढ़ रहा है. अच्छा, मार्जिन्स भी देख सकते हो. सर, मेरा मार्जिन कितना है? मेरा मार्जिन था 22% के लगभग, अब मेरा मार्जिन हो गया 15% के लगभग. अच्छा, तो रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू कम हो रहा है, ठीक है. इसके बाद सर ग्रॉस मार्जिन भी कम हो रहा है, अलार्मिंग है. 22% से 15% हो गया है. इसका मतलब कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहा. कैश फ्लो देख लो सर, देख लो कैश फ्लो में सर एक बड़ी डेंट पड़ गई है. मेरे पास कैश हुआ करता था शुरू में साल के 19 अरब का, अब 9.5 अरब रुपए का कैश बचा है. कैश फ्लो पे भी हिट पड़ी है. अच्छा, अगर मैं यही ट्रेंड, मैंने इस साल कैश कितना लूज किया मेरे दोस्त? 9.4 बिलियन. अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो मैं जो हूँ आउट लिक्विडिटी क्राइसिस में आ जाऊंगा, इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा, राइट? बावजूद इस क्राइसिस के मैंने 1.5 अरब रुपए का तो डिविडेंड पे किया है. ये सब बातें लिखूंगा मैं. हाँ भाई, कैश फ्लो 19 बिलियन से 9.5 बिलियन पे पहुंच गया. सॉल्वेंसी का मसला, ठीक है भाई? और बताओ मेरे दोस्तों. बस नहीं सर, 9 मार्क्स का है ये, तो आपने 3 मार्क्स उठा लिए, 3.5 मार्क्स उठा लिए. देयर इज एन अदर 5.5 मार्क्स साहिब, देयर इज एन अदर 5.5 मार्क्स. आई वांट यू टू कंट्रीब्यूट टू दैट. कुछ इंप्रूवमेंट पॉइंट्स भी बताने ना. मैंने चलो परफॉर्मेंस देख ली, बता दी, कुछ इंप्रूवमेंट पॉइंट्स भी बताने, कुछ मसले भी बताने. सबसे बड़ा मसला क्या है मेरे दोस्त? सबसे बड़ा मसला क्या है तला साहब? सबसे बड़ा मसला क्या है? कंपनी को नया बिजनेस नहीं मिल रहा ना, जब भी तो टॉप लाइन जो है वो सस्टेनेबल नहीं है. सस्टेनेबल टॉप लाइन नहीं है, नया बिजनेस नहीं मिल रहा. क्वेश्चन ये कि कंपनी को क्या अब जाके पता चला कि जब ये गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे तो नया कोई काम नहीं है?
why was I not able to gain new business? Why was I not able to win new tenders, right? So मेरा planning कैसी थी, right? Company not winning new business, that's a concern. प्लानिंग पे एक सवाल है सर, और कोई पॉइंटर सर? 5 मार्क्स और चाहिए मुझे। सर मैं और मेरे कॉम्पिटिटर, मेरी बहुत ओवर रिलायंस है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे, मेरा कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, ऑफ इम्प्रूवमेंट एरियाज भी बताने हैं ना सर। कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी, कॉम्पिटिटर, व्हाट इज कॉम्पिटिटर डूइंग बेटर, कॉम्पिटिटर क्या चीज बेहतर कर रहा है। सीईओ कह रहा है मेरे दोस्त, सीईओ कह रहा है, सीएफओ ने तो कॉशन किया है कि यार रिटर्न टू प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा टाइम लेगी, बट सीईओ ने कहा है should be able to win more contracts. Yeah, believes that the current problem faced by SGC are short term in nature. He expects a 20% recovery in revenue in the next financial year, and he has said he is prepared to increase SGC's prices if it has to. Right? वो क्या कह रहा है, जो रेवेन्यू में कमी आई है मैं प्राइसेस बढ़ा के कवर करूंगा, 20% रिकवर करूंगा। सर आपने देख लिया कि मार्केट बड़ी कॉम्पिटिटिव है, कॉन्ट्रैक्ट की अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है टेंडर्स प्रोबेबली लूज कर जाएंगे, राइट? आई मीन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, राइट? आई मीन इफ यू आर स्पेशलाइज्ड और को इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं गवर्नमेंट आपको ही देगी, देन दैट्स सम अदर थिंग। लेकिन यू नीड टू काउंटर आर्ग्यू कि यार जो सीईओ का सजेशन है इस पे बात होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग टेंडर, राइट? यहां लिख रहा हूं आपके लिए मेरे दोस्त, CEO suggestion losing टेंडर, क्यों? प्राइस बढ़ाने की बात करता हूं मैं। CEO साहब ने कहा प्राइस बढ़ाऊंगा और 20% रिकवरी लेके आऊंगा। अच्छा, एनीथिंग एल्स मेरे दोस्त? एक और बात है सर तगड़ी, जब भी परफॉर्मेंस असेसमेंट करता हूं तो मैं अपने स्टेक होल्डर्स को भूलता नहीं हूं। मेरा एक स्टेक होल्डर कौन है? प्राइवेट इक्विटी फर्म है, 35% पैसा डाला है उसने, अगर उसको रिटर्न नहीं दिखेगा वो पैसा निकाल लेगी, राइट? इफ ही डज नॉट सी अ फोरकास्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी लेट्स से अक्रॉस 3 से 5 साल, तो वो पैसा निकाल सकती है। दैट वुड ब्रिंग अस इनटू द क्राइसिस, राइट? So possibly that's something which we need to think, right? So यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, प्राइवेट इक्विटी फर्म 35% इन्वेस्टमेंट। सर कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो रही, यहां पे लिखा है मैंने कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो रही। इसी के साथ प्रोजेक्ट ओवररन की बात करूंगा। ओवररन तो हो गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बस नहीं सर बात करूंगा कि क्यों ओवररन हुआ, कहां पे डिले आ रहे हैं, व्हाट हाउ आई कैन कंट्रोल द कॉस्ट। मैं अब मेरा कॉम्पिटिटर कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम चला रहा है, मैं क्यों नहीं चला पा रहा? एंड क्वेश्चंस लाइक दिस। सो मेरे दोस्त, The point which I'm trying to make is कि performance assessment सिर्फ P&L बैलेंस शीट और कैश फ्लो को देख के नहीं होती। सिर्फ मुझे यही पॉइंट समझ आया P&L बैलेंस शीट और कैश फ्लो को देख के, 3 पॉइंट्स। क्वेश्चन है 9 मार्क्स का, ठीक है जी? तो मैं आपके गोश गुजार की कुछ बातें करना चाहता हूँ। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में सबसे सिर्फ बुरी बातें नहीं लिखते, अच्छी बातें भी लिखते हैं। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट P&L बैलेंस शीट कैश फ्लो की ट्रांसलेशन का नाम नहीं है। यू नीड टू स्टेप अहेड इन दोज केसेस जहां पे क्वेश्चन के वेटेज भी बहुत ज्यादा है।
and then you tend to think broad, and then you tend to see this possibly is the issue with the performance and the business and what we can do to improve the business and the performance, right? आइए मैं आपके लिए 3-4 पॉइंट्स भी ड्राफ्ट करके देता हूँ so that you are well versed कि यार आपने ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है. आई डोंट थिंक चलें 1-2 पॉइंट्स हम ड्राफ्ट करते हैं. इसको ड्राफ्ट करते हैं सर, राइट. Okay. Sir, the suggestion of CEO to counter what? Revenue decline with price increase could what happened with price increase could result in further losses, particularly on tender business. नहीं, इससे अच्छा तरीका लिखने का particularly on highly competitive tender business in कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. मेरे दोस्त, लिखने का आपने तरीके को अगर आप थोड़ा सा गौर करें, आप मुझसे अच्छा भी लिख सकते हैं, बट आई मीन दिस इज समथिंग which will help you pass, right? Particularly in highly competitive, you are trying to focus on the fact that the businesses in the industry is highly competitive. इस चीज में if you increase the price, there is an issue, right? Probably आप में से बहुत से लोग अगर इसको मतलब रिकॉर्डिंग में सुनेंगे तो यू गाइज विल फील कि यार ओके दिस, ये तो हमें पता है, बट आपको मुझसे बेहतर पता होगा, बट हम एग्जाम में एट टाइम्स इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. तो दिस इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू फोकस एंड आई विल बी फोकसिंग दिस थ्रू आउट द कोर्स. अच्छा, ओके. ओके, इसके अलावा आई मीन कैश फ्लो पे हमने बात कर ली है, कॉम्पिटिटर से बात कर ली. आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इट सफिशिएंटली एंड आप इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं. मेरे दोस्त तला, आपका कोई सवाल अगर हो तो. चलें जी, तो आई होप इसमें जो की टेक अवेज थे क्वेश्चन में वो हमने लिए होंगे अच्छे से, एंड वी हैव बीन एबल टू डेमोन्स्ट्रेट इट सफिशिएंटली, राइट. मैं चाहता हूँ मैं एक कॉन्सेप्ट आपके साथ और डिस्कस करूँ और फिर उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे, राइट. आई थिंक मैं आपके 5 से 10 मिनट लूँगा, लेकिन दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट जो मैं कवर करना चाहता हूँ. मैं इसको मिटाता हूँ दोस्तों. सर, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस पे हमने जो डिस्कशन किया, अगर पहली क्लास को रिकॉल करो तो हमने कहा था स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस और स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट. एनालिसिस में हमने डिस्कस किए कुछ टूल्स, इंटरनल एक्सटर्नल, मैं दोबारा रिपीट नहीं करता. उसके बाद होती है स्ट्रैटेजिक चॉइसेस कि यार क्या ग्रोथ ऑप्शंस हैं, हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. ग्रोथ ऑप्शंस में ग्रोथ ऑप्शंस में ओवरसीज एक्विजिशन है, लोकल एक्विजिशन है, ऑर्गेनिक ग्रोथ है, मर्जर्स है, फ्रेंचाइजिंग है. So these are all the growth options which you have, right? इस ग्रोथ ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ, विच इज इवैल्यूएशन ऑफ ग्रोथ ऑप्शन. आप ग्रोथ ऑप्शंस को किस पैराए में इवैल्यूएट करेंगे?
इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन कह लो या ग्रोथ ऑप्शंस कह लो। हमेशा ग्रोथ नहीं होता ना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास 2 से 3 अंडर परफॉर्मिंग ब्रांड्स हैं, मुझे डाइवेस्ट करना है, मुझे निकलना है इन ब्रांड में से। तो बताओ ना यार कौन सा ऐसा ब्रांड जिससे मुझे निकलना। तो कभी कभी डाइवेस्टमेंट ऑप्शंस भी होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, मोहम्मद अली तब्बा कहता है यार मुझे ना पैसा निकालना है, मुझे इराक में लकी का प्लांट लगाना है सीमेंट का, राइट। 300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, कैसे लगाऊंगा, कहां से पैसा निकालूंगा। मैं इसको नाम देता हूं इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन। सर एक दफा एग्जाम में 6 मार्क्स का टेस्ट भी हुआ है। मेरा फोकस इस एरिया पे इसलिए होता है क्योंकि एक दफा नाम से टेस्ट हुआ है, बाकी दफा ऑलमोस्ट हर दफा एग्जामिनर इस टॉपिक को टच करता है। वो आपको एग्जैक्टली नहीं कहता इस पैराए में इवैल्यूएट करो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके होना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, तरीके क्या क्या होते हैं। सर एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है सूटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, फीजिबिलिटी फ्रेमवर्क। मैं इंशाल्लाह कल वन ड्राइव पे रख दूंगा इसकी प्रेजेंटेशन, आपको वहां से भी समझ आएगा। सर ये एक फ्रेमवर्क है। एग्जाम में एक दफा 6 मार्क्स का सवाल आया था कि यार इस फ्रेमवर्क के तहत इवैल्यूएट कर दो। बहुत दफा हर दफा एग्जामिनर कहते हैं स्ट्रैटेजिक चॉइस को इवैल्यूएट कर दो। ये जो एसजीसी कंस्ट्रक्शन का भी सवाल है, इसमें पार्ट डी है कि यार मैं एक्वायर करना चाहता हूं बीकेएम ब्रांड को, इसको इवैल्यूएट कर दो, तो एक्विजिशन को इवैल्यूएट कर दो। अब बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे जहन में ये 3 चीजें होनी चाहिए। सूटेबिलिटी का माना क्या है, आया ये मेरे हदफ से कितना ज्यादा कोरिलेट करता है। How close is this strategic option to my overall mission, to my overall target, to my overall growth ambition? I want to grow. I want to have a double digit growth. अच्छा यार, अगर तुम्हें डबल डिजिट ग्रोथ करनी है ना तो किसी इमर्जिंग इकोनॉमी में जाके बिजनेस करो। फॉर एग्जाम्पल ब्राजील में पैसे लगा दो जाके। क्यों सर? ब्राजील एक ऐसी मार्केट है जो इमर्जिंग है, ग्रो कर रही है। इंडिया में लगा दो पैसा, पाकिस्तान में लगा दो, सर यूएस में लगा दो। यूएस पे यार डबल डिजिट ग्रोथ बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं, क्योंकि एक एस्टैब्लिश मार्केट है, बहुत कॉम्पिटिटर है, बहुत लोग हैं। लेट्स से ई कॉमर्स का बिजनेस करने जाता हूं तो यार यूएस अच्छी मार्केट है, बहुत पैसा देगी, पैसा लगाना भी पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा सालों तक तुम डबल डिजिट ग्रोथ नहीं कर सकते। हाँ, ये जो इमर्जिंग मार्केट है इसमें तुम्हारे पास रूम है, यू कैन ग्रो on double digit. Okay, so sir, suitability is this strategic option suitable to my overall strategic objective, right? क्या ये मेरे strategic fit पे बैठता है? For example, मैं कहता हूं कि मुझे एक इंस्टीट्यूशन बनाना है जो बड़ा मेटिकुलस हो, बड़ा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बुनियादें बड़ी तगड़ी हो। अच्छा, मैं कहता हूँ ठीक है, मैंने 1 साल 2 साल काम किया, मैं कहता हूँ यार मेरे पास ग्रोथ नहीं आ रही, पैसा है मेरे पास, आओ मैं किसी को एक्वायर कर लेता हूँ। नहीं साहब, सूटेबल नहीं है। क्यों साहब? आपका टारगेट था आपने एक बड़ा मेटिकुलस, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लर्निंग इंस्टीट्यूशन बनाना है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन को जम करेंगे अपने ऊपर तो उसकी पॉलिसीज बिल्कुल अलग होंगी। सो प्रॉब्ली द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर यू इज टू ग्रो ऑर्गेनिकली rather than growing for merger or acquisition. So the organic growth is the best fit for your strategy, for your so suitable क्या है तुम्हारे लिए। दूसरी चीज होती है एक्सेप्टेबिलिटी। जब भी एक्सेप्टेबिलिटी का लफ्ज आए ना, याद रखना स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है। ये सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? क्या कहते हैं उसको, ना बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो है जिससे तुम्हें पैसा दिया है, यानी कि तुम्हारा शेयर होल्डर। इज दिस स्ट्रैटेजी एक्सेप्टेबल टू योर शेयर होल्डर? कैसे पता चलेगा? सर इस स्ट्रैटेजी में IRR, लेट्स से मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 12%, ये स्ट्रैटेजिक ऑप्शन रिटर्न दे रहा है 10%। नहीं 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 नहीं, ना तो एनपीवी पॉजिटिव है इसकी, ना मेरे शेयर होल्डर को काबिल कबूल है। वो कहता है 12% से कम जो भी धंधा आपको कमा के दे वहां पैसा डालने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा,
सर आज पैसा नहीं आ रहा, लेकिन अगले 3-4 सालों में मुझे नजर आता है, ऑप्टिमिज्म है कि मैं अचीव कर सकता हूँ। शेयर होल्डर कहता है ओके नाउ दिस इज एक्सेप्टेबल टू मी। ठीक है सर, सिर्फ स्टेक होल्डर शेयर होल्डर तो नहीं है? नहीं सर, मैं एक प्लांट लगाना चाह रहा हूँ सर, मुझे लेट्स से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA से भी NOC लेना है। सर मैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में काम करने जा रहा हूँ, मुझे 10 किस्म की एक्सपोर्ट की एजेंसी से NOC लेना है। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू कि सर स्टेक होल्डर्स वेरीज। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वो जिसने पैसा दिया, उसके बाद बैंक इज अ स्टेक होल्डर, टैक्स अथॉरिटी इज अ स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट इज अ स्टेक होल्डर, एम्प्लॉइज इज अ स्टेक होल्डर। मैं एक MNC हूं, एक लोकल कंपनी को एक्वायर करता हूं, ठीक है, लेकिन देख लो कि एम्प्लॉइज कितने कंफर्टेबल होंगे, बिकॉज द वर्क स्टाइल वेरीज डिफरेंटली, राइट? लोकल कंपनी वर्सेस MNC, तो देख लो कि एम्प्लॉय कितने कंफर्टेबल होंगे, राइट? सो देयर आर वेरीड सेट ऑफ स्टेक होल्डर्स। अच्छा, अब एक स्ट्रैटेजिक ऑप्शन है दोस्त, सूटेबल भी है, एक्सेप्टेबल भी है। आया फीजिबल है? फीजिबल में याद रखना एग्जीक्यूट कर सकता हूं। सर मेरे लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है इस कंपनी को एक्वायर कर लूं। सूटेबल है? हाँ बिल्कुल सूटेबल है। एक्सेप्टेबल है? वाओ एक्सेप्टेबल। फीजिबल? सर मेरे पास पैसा ही नहीं है एक्वायर करने के लिए, तो सारी मेहनत सूटेबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी गई साइड पे, फीजिबल नहीं है। फीजिबल का मतलब आया मुझ में कैपेसिटी है एग्जीक्यूट करने की। अच्छा सर मैं इस कंपनी को एक्वायर कर लेता हूं, टेक्नोलॉजी कंपनी है। नहीं सर मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, मेरे पास वो टेक्निकल माइंडसेट ही नहीं है, वो ट्रेंड रिसोर्सेज ही नहीं है, वो कॉम्पिटेंसीज ही नहीं है, तो क्या मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूं? Do I have the financial muscles? Do I have the operational capability? If yes, तो feasible, otherwise no. तो सर कोई भी स्ट्रैटेजिक ऑप्शन हो आपके सामने, जो अभी हम अगली क्लासेस से डिस्कस करेंगे, इन 3 पैराओं में आपने इसको रख के असेस करना है। अब एक मेरी आखिरी बात गौर से सुनिए, फिर क्लास एंड। सिर्फ ये 3 पैराओं में असेसमेंट उस वक्त करनी जब एग्जामिनर क्वेश्चन में लिख के दे अंडर सूटेबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी फीजिबिलिटी फ्रेमवर्क प्लीज असेस द स्ट्रैटेजिक ऑप्शन। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में नहीं लिख के दे, नहीं करना है। ये हेडिंग्स उसी वक्त डलेगी जब ये हेडिंग्स बैक ऑफ द माइंड होगी, ताकि मैं कोई मिस ना कर रहा हूं। हाँ मैं एग्जामिनर को बताऊंगा कि दिस इज एक्सेप्टेबल टू माई स्टेक होल्डर, दिस इज सूटेबल टू माई स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव, बट दिस इज नॉट फीजिबल, ब्ला ब्ला ब्ला, बट इट इज नॉट मैंडेटरी in the question for strategic assessment, for strategic evaluation to use this framework, but yes it is critical कि back of the mind ये framework हो और उसी के तहत हम आंसर करें। हाँ अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछता है कि यार ये फ्रेमवर्क यूज करो, तो फिर हम ये फ्रेमवर्क यूज करेंगे। यहीं से इंशाअल्लाह अगली क्लास को स्टार्ट करेंगे। मोहम्मद अली मूनी इजाज़त का तलबगार है। खुदा आपका हामी और नासिर हो। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।